आज अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो अमेजोन से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। पर जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इंडिया के अंदर अमेजोन को भी बहुत अच्छे से टक्कर दी थी उसने। इंडिया की सबसे अच्छी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक थी वो। हजारों करोड़ों रेस किए, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो गई? क्या गलतियां उन्होंने की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुणाल बहल और रोहित बंसल ने 4 फरवरी 2010 में एक वेबसाइट बनाई। ये एक डेली डील वेबसाइट थी जिसमें लोग आके किसी भी चीज के, घूमने फिरने के, यहाँ तक कि खाने पीने के भी डिस्काउंट के वाउचर्स या कूपन्स खरीद सकते थे। और इस साइट का नाम रखा मनी सेवर। एक साल बाद इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर ई कॉमर्स बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इनने सोचा यही सही टाइम है इसके अंदर घुसने का। और इसी सोच के साथ 2011 के अंदर इन लोगों ने लॉन्च करा स्नैपडील। स्नैपडील बेसिकली एक B2C प्लेटफॉर्म है। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब अगर आप एक सेलर हैं तो आप अपना सामान इनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक कस्टमर हैं तो उस सामान को आप खरीद सकते हैं इनके साइट से। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप लाखों चीजों में से अपना मनपसंद सामान ढूंढ के घर बैठे बैठे उसको ऑर्डर कर सकते हैं, और स्नैपडील वो ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर करके देगा। एक जो चीज इन्हें अमेजोन और फ्लिपकार्ट से अलग बनाती थी वो थी कि इन्हें पता था कि इनके कस्टमर्स वो नहीं है जिनको क्वालिटी सामान चाहिए घर बैठे बैठे लग्जरी में, बल्कि वो लोग हैं जो ठीक ठाक अच्छे सामान से भी खुश हैं अगर उन्हें अच्छे डिस्काउंट के साथ में वो सामान मिले बाजार से सस्ते दामों में। और यही बना स्नैपडील का यूएसपी कि वो एक ठीक ठाक सामान अच्छे डिस्काउंट के साथ बेच रहा था, जो उसे अलग बनाता था अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। पर ई कॉमर्स मार्केट बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंपेटिटिव है। अगर हम इंडियन ई कॉमर्स मार्केट साइज की बात करें तो सिर्फ इंडिया का ही साइज $80 बिलियन का है। ऊपर से इसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स पहले से ही आ चुके थे। स्नैपडील का टारगेट ऑडियंस, उनकी नीश पहले से ही डिसाइडेड थी। मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से कर रखा था उन्होंने, स्ट्रेटेजीज अच्छे से तैयार थी। कुल मिला के इंडिया में सक्सेसफुल होने की पूरी रेसिपी इन लोगों ने पहले से ही तैयार कर ली थी। अब अमेजोन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टक्कर लेने के लिए इन्हें जरूरत थी फंडिंग की। पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया के अंदर ई कॉमर्स बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर इस टाइम पे किसी अच्छे स्टार्टअप के ऊपर पैसे लगा दिए तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी सोच के साथ पूरी दुनिया के सबसे जाने माने और बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने स्नैपडील के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। आइए सारे इन्वेस्टर्स को हम लोग देखते हैं कि किन किन ने कितना कितना पैसा स्नैपडील के ऊपर लगाया। सबसे पहले नेक्सस वेंचर्स के साथ मिलकर 2011 के अंदर इन लोगों ने $12 मिलियन रेस किए थे। उसी साल के एंड में बेसमर के साथ भी इन लोगों ने मिलकर $45 मिलियन रेस कर लिए थे। इन फंडिंग्स के बाद ईबे को लगा कि हमें भी स्नैपडील के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ईबे ने भी $50 मिलियन दे दिए स्नैपडील को। इसके बाद क्या था, स्नैपडील ने सीरीज ऑफ फंडिंग उठानी शुरू की जिसमें टोटल $133 मिलियन रेस करे थे स्नैपडील ने सामा कैपिटल और इंटेल वेंचर्स जैसी कंपनीज के साथ मिलकर। 2014 में तो जैसे चमत्कार हो गया स्नैपडील के लिए जब सॉफ्ट बैंक ने $647 मिलियन दे दिए स्नैपडील को। इतनी फंडिंग आने के बाद तो जैसे स्नैपडील 7वें आसमान पे पहुंच गया था। इतने रफ्तार से बढ़ने लगे थे ये लोग के देखते ही देखते इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक स्नैपडील बन चुका था। लाखों करोड़ों का कस्टमर बेस इनका तैयार था जो रोज आके इनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन से सामान खरीदते थे। इतने सारे सेलर इनके साथ जुड़ चुके थे कि करोड़ों प्रोडक्ट इनके साइट पे हमेशा अवेलेबल रहते थे जिन्हें कस्टमर्स कभी भी खरीद सकते थे। झाड़ू पोछे से लेके मोबाइल टीवी तक, घर का राशन, किताबें, कुछ भी आप खरीद सकते थे इनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन से, जिसकी वजह से कस्टमर्स हमेशा खुश भी रहते थे। इंडियन कस्टमर्स को अगर डिस्काउंट से सामान मिल रहा है बाजार से सस्ते दामों में तो उन्हें सबसे अच्छा यही लगेगा। और देखते ही देखते स्नैपडील इसलिए बहुत पॉपुलर होता गया और इंडिया में बहुत ज्यादा पकड़ बना ली थी इन लोगों ने। स्नैपडील अब $6.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ था। इंडिया के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक स्नैपडील था। बड़े बड़े एक्टर्स जैसे आमिर खान इनका एंडोर्समेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स एक्वायर करने में भी इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही थी। जिस कंपनी के पास इतने हजारों करोड़ों फंड होंगे उन्हें भला क्या ही दिक्कत आ सकती है? नहीं, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी होगी, उनकी मार्केट रिसर्च हमेशा करते होंगे, टारगेट ऑडियंस भी पता होगी, कस्टमर एक्वायर भी कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट भी चल रहा था। फिर क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी भी फेल हो गई? हजारों करोड़ों की कंपनी कैसे हो जाती है फेल? क्या गलतियां वो कर देती हैं? हमें तो हमेशा लगता है कि जिस कंपनी के पास इतने ज्यादा फंड होंगे वो तो कभी भी सस्टेन कर जाएगी, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो भी ऐसी ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो जाती हैं।
क्या गलतियां स्नैपडील ने करी और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती है, आइए जानते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1, नो कम्पिटिटिव एडवांटेज। स्नैपडील का अगर यूएसपी ये था कि वो लोगों को सस्ता सामान दे रहा था मार्केट से, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी फिर यही करना शुरू हो गए थे, क्योंकि सेलर्स तो वही है इंडिया के अंदर और सेलर को अपना काम बढ़ाना है। तो चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट, सेलर अपना सामान हर जगह बेचेगा। रिटेल तो रिटेल ही है ना। अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी वो कर रहे थे जो स्नैपडील कर रहा था, तो डिफरेंशिएशन कहां आएगा? अगर हम स्नैपडील की बात करें तो स्नैपडील ने ऐसा कोई अपना टारगेट भी फिक्स नहीं करा था। जैसे फ्लिपकार्ट कपड़ों पे और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था, अमेजोन ने OnePlus जैसी कंपनीज के साथ टाई अप करके मोबाइल फोन के साथ एक्सक्लूसिविटी भी शुरू कर दी थी। फ्लिपकार्ट ने सेम चीज मोटोरोला के साथ करी थी, लेकिन स्नैपडील ने अपने टाई अप्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करा। इसकी वजह से भी शायद फेल हो गए। नंबर 2, पुअर एक्विजिशन। अगर हम बात करें स्नैपडील की कंपनीज की जो स्नैपडील ने एक्वायर करी, तो उनमें से आधी से ज्यादा तो बर्बाद ही हो गई, पूरी फेल। अगर हम बात करें गोजावर्स की जो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, वो भी पूरी तरीके से फेल हो गई थी, जिसे स्नैपडील ने $20 मिलियन में बाय द वे खरीदा था। अगर हम बात करें इसके दूसरे एक्विजिशंस की, जैसे फ्रीचार्ज जो एक टाइम पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, अपने टाइम के पीक पे खरीदा था स्नैपडील ने इसको, पर तब भी इनके एक्वायर करते ही वो कंपनी भी फेल हो गई। इसे स्नैपडील का बैड लक कहें या फिर इनके खुद की प्रॉब्लम्स, पता नहीं, पर बहुत सारा पैसा इनका इसमें बर्बाद हो गया। कंपनीज एक्वायर तो कर ली पर उन्हें चला नहीं पाए, लॉन्ग टर्म में उनका यूज अच्छे से नहीं कर पाए। नंबर 3, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। कंपनी के अंदर अगर डेमोक्रेसी ना हो ना, जैसे देश के अंदर डेमोक्रेसी ना हो, तो हर चीज बहुत खराब हो जाती है। अगर हम बात करें स्नैपडील की, स्नैपडील एक बहुत ऑटोक्रेटिक अप्रोच के साथ चल रहा था। मतलब हर डिसीजन सिर्फ कुणाल और रोहित लेते थे कंपनी के, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के पास भी कोई राइट नहीं था डिसीजन मेकिंग में। इसकी वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। जो एम्प्लॉय 10-10 साल से स्नैपडील के अंदर काम कर रहे थे, वो भी कंपनी छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उन्हें वैल्यू ही फील नहीं होती थी। अगर किसी एम्प्लॉय को अगर हक नहीं होगा बोलने का, तो आपकी कंपनी में क्यों ही रुकेगा? इन्वेस्टर्स भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि कंपनी का हर डिसीजन अगर सिर्फ 2 बंदे लेंगे तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? थॉट्स में चेंजेस कैसे आएंगे? कोई और बंदा स्नैपडील में था ही नहीं जो कुणाल और रोहित के अलावा कंपनी को आगे बढ़ा सके या कंपनी का चार्ज ले सके। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है, और स्नैपडील के लिए भी यही हुआ। नंबर 4, स्ट्रगल इन रेजिंग फंड्स। अगर हम बात करें स्नैपडील के बोर्ड की ही, तो इनके बोर्ड में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। जहां अगर हम बात करें नेक्सस की या कलारी कैपिटल्स की, तो इनके पास एक सीट थी बोर्ड में। लेकिन अगर हम बात करें सॉफ्ट बैंक की, जिसने इतना ज्यादा पैसा लगाया था स्नैपडील में, उसके पास थी 2 सीटें। उसका कहना था कि स्नैपडील और पैसा खर्च करे अपने एडवर्टीजमेंट्स में और पैसा खर्च करता रहे। उसके पास $500 मिलियन के आसपास तब भी बचे हुए थे जब इसने $1.4 बिलियन रेस किए थे, पर उसको भी खर्च करने के बाद इनके पास कैश क्रंच आने वाला था, जिसकी वजह से नेक्सस और कलारी मना कर रहे थे इनको कि और पैसा खर्च मत करो, सेव करो, सस्टेन करो। पर सॉफ्ट बैंक कह रहा था नहीं खर्च करो और फंड्स आ जाएंगे। पर इस बोर्ड की लड़ाई की वजह से इनके पास और फंड्स आए नहीं, क्योंकि और किसी इन्वेस्टर ने इनके ऊपर पैसा लगाना सोचा ही नहीं, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट बहुत तेजी से उस टाइम पे आगे बढ़ रहे थे, बट स्नैपडील अपने अंदर ही स्ट्रगल करता रह गया। नंबर 5, कंट्रोवर्सीज ने बहुत बड़ा रोल करा स्नैपडील को नीचे गिराने में। टोटल 2 कंट्रोवर्सीज में फंसे ये लोग। पहली आमिर खान जी की। आमिर खान को जब इन लोगों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसी टाइम पे आमिर खान ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुए थे। उसके बाद क्या था, लोगों ने इनके ऐप को डिलीट मारना शुरू कर दिया, यूज करना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनका कस्टमर बेस बहुत जल्दी नीचे गिर गया। बॉयकॉट कर दिया था स्नैपडील को लोगों ने मिलकर, क्योंकि लोग आमिर खान को सीधा स्नैपडील के साथ जोड़ के देख रहे थे। जो दूसरी कंट्रोवर्सी में फंसे, ये बहुत ज्यादा फनी है, पर स्नैपडील के लिए तो बहुत ज्यादा भारी साबित हुई थी। स्नैपडील को लोगों ने सोचा स्नैपचैट, मतलब अगर आप लोगों को भी याद हो, स्नैपचैट के सीईओ ने बोला था कि इंडिया एक बहुत पुअर कंट्री है, इसलिए स्नैपचैट यूज करने की जरूरत नहीं है उन्हें। लोगों को लगा ये स्नैपडील के सीईओ ने बोला है, और स्नैपडील को ये बहुत ज्यादा बैकफायर करा। बाद में जाके चीजें क्लियर हुई, पर उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे स्नैपडील को। कोई गलती नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हर गलती से हर बंदा कुछ भी सीख सकता है। स्नैपडील खुद तो गलतियां कर बैठा, लेकिन पीछे छोड़ गया एक फाउंडेशन, जहां से नए एंटरप्रेन्योर्स कभी भी शुरू करके उनसे बेहतर बन के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी गलतियों से सीख के वो सब चीजें कर सकते हैं जो स्नैपडील ने नहीं की। आइए
पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है वो लर्निंग्स जो हम जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स को स्नैपडील की गलतियों से मिलती हैं और जिन्हें पहले से ही समझ के हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाए। आइए देखते हैं। नंबर 1, बी डिफरेंट एंड बी इनोवेटिव। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की और बिजनेसेस की, तो बिजनेसेस उन्हीं टिपिकल अप्रोचेस के साथ में जो पिछले 100 सालों से चले आ रहे हैं आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा पहले से कमा चुके होते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको एक इनोवेटिव टच के साथ नए आइडियाज के साथ कुछ शुरू करना। स्टार्टअप्स की यही तो खासियत है दोस्तों। स्टार्टअप्स इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप एक ऐसे मार्केट के अंदर घुस रहे हैं जहां में पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत जरूरी हो जाता है उनसे डिफरेंट दिखना, उनसे अलग काम करना, अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना या अपनी सर्विसेज को सेल करना एक इनोवेटिव टच के साथ में। क्योंकि जब तक आप एक डिफरेंशिएशन नहीं लाओगे उन लोगों से, तब तक आप उनसे अलग दिख भी नहीं पाओगे मार्केट में, और कस्टमर्स आपको सिर्फ तभी चूज करेंगे जब आप उनसे अलग दिखो और उनसे बेहतर दिख पाओ। इसलिए बी डिफरेंट, बी इनोवेटिव। नंबर 2, गुड एक्विजिशंस। एक्विजिशन हर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, पर इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लोगे। एक्वायर सिर्फ उन्हीं कंपनीज को करना चाहिए जिनका मेन गोल, एम, मिशन, विजन हर चीज आपकी कंपनी के साथ मैच करती हो, वरना ना ही आप उस कंपनी का सही से यूज कर पाओगे और अपना पैसा तो लुटा ही बैठोगे। अगर हम बात करें स्नैपडील की, स्नैपडील ने एक्वायर करा था फ्रीचार्ज को। जब तक फ्रीचार्ज एक्वायर नहीं हुआ था स्नैपडील से, तब तक फ्रीचार्ज बहुत अच्छा कर रहा था अपनी फील्ड में, पर जैसे ही एक्वायर हुआ वैसे ही वो बर्बाद हो गया, क्योंकि स्नैपडील अपने तरफ अलग काम कर रहा था, फ्रीचार्ज का काम अलग था। एक्वायर करने की जरूरत क्या थी? हर चीज में घुसने की कोशिश मत करो दोस्तों, सिर्फ अपने फील्ड को पहचानो और उसके अराउंड ही एक्वायर करो कंपनियों को और एक्सपेंड करो, जैसे गूगल करता है। गूगल ने एक्वायर करा था यूट्यूब को, क्योंकि वो उसका फील्ड है। अपने मेन बिजनेस के अराउंड ही आपको एक्वायर करना चाहिए, तभी आपके लिए वो एक्विजिशन बेनिफिशियल होगा। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होते हैं जो सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर एम्प्लॉइज को वैल्यूड फील नहीं होएगा तो वो क्यों रहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्यों आपकी कंपनी की हेल्प करेंगे, चले जाएंगे छोड़ के आपको वो, अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे के लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच के साथ चलते रहोगे, मतलब हर डिसीजन मैं लूंगा, मुझे किसी की नहीं सुननी, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? बहुत रिजिड अप्रोच है आज के टाइम पे। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है ना आज के टाइम पे, तो आपको 10, 20, 100 लोगों की एडवाइसेस सुननी पड़ेंगी, उनके सजेशन सुनने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे सजेशन एम्प्लॉइज हमें दे देते हैं जो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम ऑफ स्पीच दो। अगर उन्हें फील होएगा कि उनका एक से है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए काम करने में। इसलिए गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच। और नंबर 4, चूज योर इन्वेस्टर वाइजली। इन्वेस्टर एक बार आप अपनी कंपनी में ले आते हो ना दोस्तों, तो जब तक आपके शेयर्स ना बेचे तब तक आपकी कंपनी का पार्ट रहता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है उस इन्वेस्टर को चूज करना, क्योंकि बाद में आप उसको हटा भी नहीं सकते हो जब तक आप उसके शेयर्स ना खरीद लो। इन्वेस्टर एक बार आपकी बोर्ड की सीट पे बैठ गया तो हर डिसीजन का पार्ट होएगा वो। इसलिए अपने इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। बहुत लोग पैसा आ जाए इस चक्कर में किसी को भी अपना इन्वेस्टर बना लेते हैं। बहुत बार इन्वेस्टर उसको बना लेते हैं जिसका आपकी फील्ड, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता। इन्वेस्टर उसी को लेकर आओ जिसे आपके फील्ड के बारे में पता हो, आपको सपोर्ट करे वो, वरना इन्वेस्टर बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है। इसलिए चूज योर इन्वेस्टर वाइजली। तो आज हमने सीखा दोस्तों कैसे स्नैपचैट शुरू हुई, कैसे वो उन्होंने ग्रो करा, कहां से फंडिंग उन्होंने उठाई, उसके बाद क्या गलतियां उन्होंने करी जिसकी वजह से फेल हो गए, और हम एंटरप्रेन्योर्स को उन्हीं गलतियों से क्या लर्निंग्स मिलती हैं। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।